कल्पेबल होमिसाइड जो हमने क्लास में पढ़ा था, दैट वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक. द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी इज सच अ क्रूशियल टॉपिक. स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि मैम अगर एनिमल को मार दिया, कोई जानवर को मार दिया, तो क्या ये वाले सेक्शंस लगने चाहिए? नहीं. हमने चीटिंग में पढ़ा था कि यार चीटिंग तब लगता है जब एक जने को रॉन्गफुल गेन होता है और दूसरे जने को रॉन्गफुल लॉस होता है. ए और बी जो है वो लीगल रीजनिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, वो जनरलाइज रीजनिंग पे बात कर रहे हैं. तो दूसरे को हुआ रॉन्गफुल लॉस, इसको हुआ रॉन्गफुल गेन. फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इज देयर, डिलीवर द प्रॉपर्टी, डिलीवर द कैश टू हिम. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट. आई एम एडवोकेट मानसी जैन. आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल रीजनिंग में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर क्रिमिनल लॉ पे जितने भी पैसेजेस आपको आते हैं, क्रिमिनल लॉ पे जिस भी टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, उनको इफेक्टिवली कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे पैसेजेस को समझना है और किस तरह से आपको क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस पर लगाना है, ये सब कुछ हम आज के सेशन में करने वाले हैं. लेट्स क्विकली डेल्व इनटू पैसेज 1. इंडियन पीनल कोड एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स है जो ये बताता है कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल एक्ट करता है तो किस तरह से उन पे लॉज अप्लाई होंगे, कैसे इंप्रिजनमेंट होगा और कैसे उसको सजा होगी. ऑफेंसेस जो होते हैं अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी वो एक प्रिंसिपल कैटेगरी में आते हैं. इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हमने क्लास में किए थे, लाइक किडनैपिंग, एब्डक्शन, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट एक्सेट्रा. इस सेक्शन में आपका इवन होमिसाइड भी आता है, जहां पर होता है किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अ पर्सन. साथ ही असॉल्ट आएगा, वायलेंट क्राइम्स आएंगे, दैट एंडेंजर्स अ पर्सन्स फिजिकल वेलबींग. कल्पेबल होमिसाइड जो हमने क्लास में पढ़ा था, दैट वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक. द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी इज सच अ क्रूशियल टॉपिक. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मुझसे ये बात लिखवा लो, आप लाइफ लॉन्ग नहीं समझ पाओगे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 299 क्या एग्जैक्टली कह रहा है, कौन से सिनेरियोस कवर होने चाहिए, और 300 सेक्शन 300 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर क्या कहता है. क्योंकि अगर आप सेक्शन की लैंग्वेजेस पढ़ोगे वो दोनों डिट्टो एग्जैक्टली रेप्लिका हैं, एग्जैक्टली सेम हैं. तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर पढ़ा था उनके आज आंसर्स बिल्कुल सही होने के चांसेस है. उनको पता होगा कहां 299 लग रहा है, कहां 300 लग रहा है. तो यहां पर सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा. कल्पेबल होमिसाइड कहता है कि जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मारे, व्हेन वन पर्सन किल्स द अनदर पर्सन, तो यहां पर 299 300 दोनों में से कुछ लग सकता है. स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि मैम अगर एनिमल को मार दिया, कोई जानवर को मार दिया, तो क्या ये वाले सेक्शंस लगने चाहिए? नहीं, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड कहता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अ ह्यूमन. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, कल्पेबल होमिसाइड होता है कि जब आपकी कोई एक्ट जिसने डेथ कॉज करी है विक्टिम की, वो इस तरह से की गई हो, डन विद द पर्पस कि आप चाहते थे उसकी डेथ कॉज करना, लाइकलीहुड था इंजरी का, और आपको नॉलेज थी कि जो आप एक्ट करने वाले हो उसके अंदर पूरा लाइकलीहुड है, एक्ट के अंदर पूरा चांसेस है, या आपको नॉलेज है कि आप ये जो करने वाले हैं, दीज थिंग्स यस कैन कॉज डेथ. That was given in section 299. ये कवर करता है सर्कमस्टांसेस जहां पर एक्ट कमिट हुई होती है इस पर्पस के साथ कि आपको एक सामने वाले को बॉडीली हार्म देना था, आपने सामने वाले को एक बॉडीली इंजरी जैसा देना था जिसका लाइकलीहुड था, इंजरी का लाइकलीहुड था कि वो डेथ में रिजल्ट कर सकती है, या आपको नॉलेज थी, आपको ये जानकारी थी, क्योंकि नॉलेज भी आपका मेंस रिया में ही कवर होता है, एज वी हैव कवर्ड, that such bodily harm again has a likelihood to result in death. That was said in section 299. मर्डर को डील किया गया है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर को सेक्शन 300 आईपीसी के अंदर. मर्डर सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस में आता है जिसमें कि पनिश्ड बाय लाइफ इंप्रिजनमेंट भी होता है, इवन डेथ पेनल्टी भी आपको मिलती है मर्डर के केसेस में. लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी होमिसाइड्स का मतलब है जहां एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो होमिसाइड्स हैं वो आपके कल्पेबल होमिसाइड के अंडर ही जाएंगे. इन सम केसेस अ पर्सन मे बी चार्ज विद अ कल्पेबल होमिसाइड with which is a lower offense than murder. Section 300 of IPC states कि person guilty है murder के following factors में. तो as we have studied 299 में punishments की अगर मैं severity की बात करूं तो 299 में कम होती है और 300 में आपको ज्यादा severe punishments मिलती हैं. Firstly, कौन कौन सी चीजें हैं जो कवर करेगा मर्डर को, कि अगर आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जहां पर
आपने डेथ कॉज करी है, अक्यूज ने सामने वाले की जान ली हो नंबर 1, तो उस केस में मर्डर लगता है। नेक्स्ट चेक किया जाता है आपका पर्पस कि क्यों आपने वो डेथ कॉज करी है, आपका पर्पस देखा जाता है, मतलब आपका पर्पस फिगर आउट होता है आपके मेंस रिया से। तो 300 अप्लाई होने के लिए ये होता है कि वो जो एक्ट की गई थी वो इस इंटेंशन के साथ की गई थी कि हम डेथ कॉज कर पाए। 299 में था बॉडीली इंजरी आप इन्फ्लिक्ट कर रहे थे जिसके चांसेस थे डेथ में, यहां पर आपने किया ही इस तरह से था क्योंकि आप डेथ ही सामने वाले की करना चाहते थे। मस्ट हैव हैड द इंटेंशन, आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए कि यार आज तो मैं डेफिनेटली इस बंदे को मार ही दूंगा, वो आपके एक्शन से दिखती है, क्योंकि कोर्ट में जाके तो हर कोई बोल देगा कि यार मेरे पे 299 लगा दो, 300 मत लगाओ, तो क्योंकि भाई मेरा इंटेंशन नहीं था। कोर्ट इंटेंशन को जस्टिफाई करती है आपके एक्शन से, आपके मोटिव से, आपके पर्पस से। ऑल्टरनेटिवली अक्यूज्ड मस्ट हैव नोन कि उनका जो कंडक्ट है, उनका जो एक्ट है वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है या इतना सफिशिएंट है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर ले, विल रिजल्ट इन विक्टिम्स डेथ। लास्ट में एक्ट इस तरह से कमिट की गई हो जहां पर नॉलेज हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूं वो डेफिनेटली विल रिजल्ट इन डेथ, जो हमने क्लास में पढ़ा अगेन, सफिशिएंट इन द ordinary course of nature to cause the death. That is also covered in section 300. Accused must have been aware, accused को ये पता होना चाहिए कि जो मैं एक्शंस कर रहा हूं उसका पूरा पूरा लाइकलीहुड है, मतलब मोर देन 50% चांसेस है कि भाई बंदा मर ही जाएगा जो आप कर रहे हो। इनमें से अगर कोई भी फैक्टर प्रेजेंट है तो यहां पर ऑफेंडर को मर्डर के चार्जेस में पनिशमेंट मिलती है। दैट इज द पनिशमेंट इज अंडर सेक्शन 302 में आपको मर्डर की पनिशमेंट्स मिलती हैं। अब तो ऑब्वियसली बीएनएस लॉज आ गए हैं, सेक्शंस चेंज हो गए हैं, लेकिन लॉ सेम है अभी भी इस केस में मर्डर को लेके। लेकिन आप अगर सोचे मैम हमें बीएनएस पढ़ना है, आईपीसी पढ़ना है, आपको सिर्फ लॉ समझना है। आपसे पेपर में, क्लैट के पेपर में, एलेट के पेपर में या ओलेट के एग्जाम्स में कभी भी सेक्शंस के नंबर नहीं पूछते, अपार्ट फ्रॉम जीके में तो देखो पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन लीगल रीजनिंग के सेक्शंस में आपसे सेक्शंस के नंबर नहीं पूछते, तो यू डोंट हैव टू क्रैम दोस सेक्शन के नंबर्स। If any of these factors is missing, अगर कुछ भी यहाँ पे मिसिंग होगा तो पर्सन विल नॉट बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर। उस केस में हाँ अगर 300 नहीं अप्लाई होता कभी कभी तो 299 में भी पनिशमेंट मिल जाती है, क्योंकि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अ ह्यूमन तो जी हुआ ही है। इसके अलावा एक और सेक्शन पढ़ा था हमने, डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो एक सेपरेट सेक्शन है, वो भी लगता है होमिसाइड केसेस में। पहला क्वेश्चन, मुक्ति टुक अ हाफ डे लीव, मुक्ति ने आधे दिन की छुट्टी ली है और उसके बाद वो वापस जब घर गई उसको देखा कि जो उसका हस्बैंड है वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था अब एक दूसरी औरत के साथ। तो मुक्ति को गुस्सा आया कि मेरा हस्बैंड मुझ पे चीट कर रहा है, उसका अफेयर चल रहा है। उसने उन दोनों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में बेड पर देख लिया, खून खौल गया उसका। इस केस में एनरेज बाय द साइट शी हिट हर husband's head with a cricket bat to which he succumbed। तो इस केस में इमीडिएटली गुस्सा आया, तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है, जहां पे मर्डर नहीं लगता है, वो मर्डर के एक्सेप्शंस में जाता है। तो इस केस में ये पूछा कि क्या मुक्ति को मर्डर की सजा मिल सकती है। मर्डर की सजा यहां नहीं मिल सकती है क्योंकि उसने इस इंटेंशन से नहीं किया था कि मुझे डेथ कॉज करनी है आज अपने हस्बैंड की। उसको सिर्फ इस पोजीशन में देख के गुस्सा आया कि मुझे आज इसको बस हर्ट करना है क्योंकि मुझे अपना गुस्सा निकालना है। मर्डर का इंटेंशन यहां पर नहीं था, मेंस रिया नहीं था। देयरफॉर जो आपके आंसर्स जाएंगे वो नॉट लायबल फॉर मर्डर पे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है इज शी लायबल फॉर मर्डर। तो जो भी आंसर्स आपके नॉट लायबल फॉर मर्डर में जा रहे हैं वो आपके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। तो यहां पर सिर्फ एक ही आंसर है लायबल फॉर मर्डर, जिसको आप क्लियरली एलिमिनेट करेंगे। अब ए बी डी को आप थॉरोली ग्रिल करेंगे। आपको देखना है जिस भी आंसर के नॉट लायबल में एज पर द लीगल रीजनिंग, जिसमें लॉ पॉइंट पे रीजनिंग गिवन है, पैसेज के हिसाब से रीजनिंग गिवन है, वो यहां करेक्ट आंसर होगा। तो ये ने कहा शी इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज इट वॉज नॉर्मल फॉर अ पर्सन टू रिएक्ट दिस वे। ये बिल्कुल ही लॉ पॉइंट पे नहीं बात कर रहा, बेतुकी बात कर रहा है, सांसारिक चीजों पे बात कर रहा है, इमोशनल चीजों पे बात कर रहा है। नॉट लायबल फॉर मर्डर क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, जस्ट वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन। ये बात कर रहा है कि लेसन सिखाना था उसको, एक सबक सिखाना था। अगेन नॉट टॉकिंग ऑन द लॉ पॉइंट्स। डी बचता है, डी ही करेक्ट आंसर होगा। डी ने कहा
यार वो इसलिए मर्डर के लिए लायबल नहीं है क्योंकि उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में रिएक्ट किया था, और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपका लीगल लैंग्वेज के हिसाब से मर्डर के एक्सेप्शंस में कवर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, बिलाल बाय शूटिंग एट अ फाउल विद एन इंटेंशन टू किल एंड स्टील इट, तो वो एक बर्ड को मारना चाहता था, गोली से उड़ाना चाहता था एक पंछी को और चुराना चाहता था, उसने गलती से मार दिया ऋषभ को, हु इज बिहाइंड अ बुश, जो बुश के पीछे छुपा था। तो इसको भी नहीं पता था बिलाल को कि यार बुश के पीछे वो छुपा है, वो तो मार रहा था बर्ड को या एनिमल को, पीछे छुपा हुआ था ऋषभ, पता नहीं झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा था छुप के, वो तो ऋषभ ही जाने, पर गोली लग गई उसको, ऋषभ की डेथ हो गई। नॉट नोइंग ही वॉज देयर, बिलाल को नहीं पता था, तो बिलाल का एटलीस्ट यहां पर अगर आप देखो तो मेंस रिया ऑफ किलिंग वॉज एब्सेंट इन हियर। तो इस केस में बिलाल को क्या हम गिल्टी बना सकते हैं फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड तो लग सकता है, 299 तो लग सकता है। हाँ, बिलाल गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड के क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबली अगेन इज नॉट अ लीगल रीजनिंग, मेकिंग इट द इनकरेक्ट आंसर। हाँ, बिलाल कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो गिल्टी है क्योंकि उसका आइडिया था, ही हैज द आइडिया एंड दैट हिज एक्ट कुड लीड टू समवन्स डेथ। तो ये बात कर रहा है समवेयर आपके नॉलेज की, जो हमने पढ़ा है सेक्शन 299 के पॉइंट्स में इन द पैसेज। बिलाल गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड के क्योंकि उसका एक्ट था जिस वजह से ऋषभ की डेथ हुई। लॉ का पॉइंट नहीं दिया, रीजनिंग नहीं दी, हाँ उसी के एक्ट से ऋषभ की डेथ हुई इसलिए कल्पेबल लगा दो। ऐसे तो उसी के एक्ट से ऋषभ की डेथ हुई तो मर्डर भी लगा दो, कुछ भी लगा दो फिर तो। ऐसे तो लॉ पॉइंट पे नहीं बात कर रहा, ये भी नन ऑफ द अबव सही आंसर नहीं है। बी बिल्कुल सही है, बी ने इनडायरेक्टली आपको नॉलेज का पॉइंट बताया, जो पैसेज ने भी बताया कि जब किसी को नॉलेज है कि उसके एक्शन से किसी की डेथ होने के चांसेस हैं तो उस केस में 299 लग सकता है। बिलाल कल्पेबल के लिए इसलिए गिल्टी है क्योंकि उसको यह पता था कि उसके एक्शन से किसी ना किसी की डेथ तो पॉसिबल है, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बी विल बी द करेक्ट चॉइस। थर्ड देख लेते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि बिलाल का जो फ्रेंड था अक्षय, उसको पता था कि ऋषभ बुशेस के पीछे छुपा है। अक्षय ने इंस्टिगेट किया क्योंकि अक्षय मारना चाहता था ऋषभ को, उसने बिलाल को इंस्टिगेट किया। गोली अक्षय ने नहीं चलाई, ये ध्यान रखना। अक्षय ने इंस्टिगेट किया, अबेटमेंट किया, जो हमने क्लास में पढ़ा, टू फायर बिहाइंड द बुशेस एंड ऋषभ इज किल्ड। डिसाइड द लाइबिलिटी। तो जो भी ऑप्शंस यहां पर अक्षय को लाइबल फॉर मर्डर रखेंगे वो पहले ही इनकरेक्ट आंसर्स में जाएंगे क्योंकि अक्षय ने मर्डर नहीं करा, अबेटमेंट किया है, एज यू ऑलरेडी नो। बोथ बिलाल एंड अक्षय आर लाइबल फॉर कल्पेबल, नो। ओनली अक्षय लाइबल, नो। नाइदर अक्षय नॉर बिलाल, नो। क्योंकि बिलाल को तो नहीं छोड़ सकते ना भाई, बिलाल को हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी 299 में पकड़ा है, तो बिलाल को भी नहीं छोड़ सकते। बचता क्या है? क्विक एलिमिनेशन से बचता है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, कि सिर्फ और सिर्फ बिलाल लाइबल होना चाहिए कल्पेबल के लिए। जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, अक्षय पे लगता तो अबेटमेंट लगता, अबेटमेंट का ये क्वेश्चन ही नहीं है, मेकिंग सी करेक्ट आंसर चॉइस। फोर्थ, एक स्नेक चार्मर ने एग्जिबिट करा एक स्नेक को पब्लिक में। सपेरा था, वो कलाबाजियां या जो भी है, सपेरा से बीन बजाता है और सांप उसकी धुनों पे नाचता है, तो वैसा करके वो कुछ करतब दिखा रहा था पब्लिक प्लेस में, जहां पर उसको पता था कि उसने सांप के फैंग्स मतलब जहर नहीं निकाला है, जहरीला सांप था मतलब वो। He wanted to display his own skills, वो अपने कुछ करतब दिखाना चाहता था। उसने स्नेक को रख दिया हेड पर एक स्पेक्टेटर के, उसने कहा आइए प्लीज भाई साहब, मैं एक खेल दिखाना चाहता हूं, ये रहा आपका सर, और यहां पर उसने रख दिया एक स्नेक को इसके सर पर। आई नो द ड्राइंग इज फनी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जानबूझ के इसने स्नेक को रख दिया उसके हेड पर स्पेक्टेटर के, क्योंकि वो कुछ करतब दिखाना चाहता था। स्पेक्टेटर को लगा स्नेक भाई हिल रहा है, काट कूट ना ले, तो उसने ऐसे हटा दिया, उसको झड़क दिया, जिस वजह से ही वॉज बिटन बाय द स्नेक और बेचारा मर गया। स्नेक ने उसको डस लिया, नाग ने उसको डस लिया, बॉडी में जहर फैल गया, उस बंदे की डेथ हो गई। अब ये जो स्नेक चार्मर है जिसने पूरी कहानी शुरू करी थी, ये जो सपेरा है, उस पे क्या कोई सेक्शन लगना चाहिए? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या स्नेक चार्मर को बख्श देंगे, जाने देंगे, या उसको कल्पेबल होमिसाइड में पकड़ेंगे या मर्डर में पकड़ेंगे? तो अब मर्डर क्या कहता है? एक्ट डन विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ।
स्नेक चार्मर क्या घर से आज सुबह इसलिए निकला था रोटी वोटी खा के कि आज यार किसी को मार के आऊंगा फॉर श्योर, जानबूझ के मार के आऊंगा किसी को? नहीं, उसका मेंस रिया यहां पे बताया था एक्शन से, यहां पर बताया था स्नेक चार्मर का मेंस रिया कि क्यों बिठाया था उसने एक सांप को किसी के सर पर, क्योंकि वो अपने कर्तव्य दिखाना चाहता था। तो मेंस रिया मर्डर का तो नहीं था। जो भी ऑप्शन यहां मर्डर के लिए कहेंगे वो इनकरेक्ट आंसर होंगे। कल्पेबल होमिसाइड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 299 में हमने पढ़ा है कि जहां पर नॉलेज होती है कि आपका ये एक्शन किसी की डेथ कॉज करने के लिए केपेबल है, लाइक्लीहुड है, वो यहां पर नॉलेज होनी उसको बनती थी। वो कहां दिखाया? उसको पता था वो जहरीला सांप है, उसने उसका जहर एक्सट्रैक्ट नहीं किया, उसने किसी के सर पे रखा। तो स्नेक चार्मर को तो इतना बेसिक नॉलेज तो होगा, इतना बेसिक आईक्यू तो होगा उसके पास कि काट लेगा भाई, डस सकता है। सांप का क्या पता, जानवर का क्या पता भाई, कभी भी काट ले, कुछ भी कर ले। तो इस केस में कल्पेबल लगना चाहिए और मर्डर नहीं लगना चाहिए। ऑन दैट नोट लेट्स ग्रिल द ऑप्शन चॉइसेस। स्नेक चार्मर लायबल फॉर मर्डर, इनकरेक्ट आंसर, बचा हुआ पढ़ने में टाइम सेव करना है। स्नेक चार्मर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, पॉसिबल आंसर, क्योंकि इसकी वजह से किसी की डेथ हुई है। स्नेक चार्मर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर as he did not intend to kill anyone. That is the legal reasoning. C will be the correct answer. अब सोचोगे मैम C में तो ये लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए उसको लाइबल तो ठहराओ, इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मतलब है 299 के लिए मैम उसको लाइबल ठहराओ क्योंकि उसका इंटेंशन किल करने का नहीं था। जी हाँ, 299 की यही डेफिनेशन है, किल करने का इंटेंशन नहीं होता, नॉलेज होता है, जो सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ऑफ अ प्रिजन वॉलंटरली कॉज द डेथ ऑफ अ प्रिजनर एज ही वॉज गिल्टी ऑफ अ हीनियस क्राइम। मतलब डॉक्टर ने, प्रिजन डॉक्टर ने इनफैक्ट डेलिबरेटली, ये भी बोला है वॉलंटरली, वॉलंटरली का मतलब है जानबूझकर उसने एक क्रिमिनल को पॉइजनस इंजेक्शन दे दिया, मे बी क्योंकि वो चाहता था कि ये मर जाए, इसने हीनियस क्राइम किया था, टेररिज्म कुछ किया होगा, मर्डर वर्डर किया होगा, तो जानबूझ के डॉक्टर ने उसको मार दिया। दिस वाज डन, कैसे किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ओमिट कर दिया सप्लाई ऑफ नेसेसरी मेडिकल केयर टू प्रिजनर। मतलब सपोज कि अगर इसको डायबिटीज होता तो इसको इंसुलिन इंजेक्शंस चाहिए होते, तो जानबूझकर उसने जो मेडिकल सप्लाई इस बेचारे प्रिजनर को जीने के लिए चाहिए थी, वो मेडिकल सप्लाईज डॉक्टर ने बंद कर दी। तो यहां पर इंटेंशन डॉक्टर का क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर उसने जानबूझकर ये सब चीजें करी हैं, तो यहां पर मर्डर के लिए लायबल डॉक्टर होगा। आंसर, डॉक्टर गिल्टी ऑफ मर्डर एज द एक्ट वाज वॉलंटरली, प्लॉजिबल आंसर, मेंस रिया दिख रहा है। नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर क्योंकि उसको नहीं पता था कि बेचारे प्रिजनर की डेथ हो जाएगी, डॉक्टर को नहीं पता था। अगर डॉक्टर को नहीं पता था तो जाने देता मेडिकल सप्लाई, रोकी क्यों? डॉक्टर को तो पता था कि मेडिकल सप्लाई रोक के मर सकता है वो, गलत आंसर। डॉक्टर लाइबल है कल्पेबल के लिए, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब डॉक्टर को 299 में डालो, 300 में मत डालो, गलत आंसर, क्योंकि इंटेंशन वाज क्लियरली विजिबल एंड रिटन। डॉक्टर नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, इसने तो कह दिया डॉक्टर भगवान होते हैं तो डॉक्टर पे तो भाई कुछ लगाओ ही मत, जो कि बिल्कुल ही बकवास आंसर है। मेकिंग ए, यस, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 420 होता है आपका, चीटिंग को डिफाइन करता है आईपीसी का। तभी लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि 400 बीसी नहीं करनी चाहिए, वो यहीं से सेक्शन से आया है नाम। तो चीटिंग को डिफाइन करता है आईपीसी। वो कहता है कि जब कभी भी कोई इंसान चीट करता है और डिसऑनेस्टली, तो मेंस रिया होना बहुत जरूरी है। मेंस रिया आपका यहां पर हो जाता है, मेंस रिया आपका बन जाता है कि आपने किसी को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है या आपने उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है। इंड्यूस करने का क्या मतलब होता है वो बहुत समझना जरूरी है। इंड्यूस करने का मतलब होता है किसी को गलत चीज के लिए कन्विंस करना, मतलब झांसा देना, बेवकूफ बनाना। तो जब आप किसी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ जबरदस्ती कन्विंस करते हो, किस चीज के लिए? जिसको आप धोखा दे रहे हो कि वो इंसान या तो आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, किसी इंसान को दे दे, या अपनी प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ ऑल्टरेशंस करे, ऐसा कुछ करे, डिस्ट्रॉय कर दे जिससे कि अपनी प्रॉपर्टी या अपना कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या किसी चीज पर अगर वो साइन और सील करेगा जिससे उसको नुकसान हो सकता है, या the thing that is capable of being converted into a valuable security will be punished for the description for the term extends to 7 years maximum punishment होती है आपकी चीटिंग में, प्लस फाइन भी लग सकता है।
तो एज सिंपल एज दैट, चीटिंग तब लगता है जब आपको कोई सामने वाला ऑफेंडर गलत इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्टी या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ आपको कन्विंस करता है कि सपोज आप जी इस पेपर पे साइन कर दीजिए, आपको ना 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, और आपने उस पेपर पे साइन किया, आपके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए चले गए। सामने वाले ने आपसे एक ऐसी जगह पे हस्ताक्षर ले लिया जहां पर वो एक चेक था, उसने डॉक्यूमेंट के बीच में एक चेक लगा दिया और आपने गलती से उस चेक पे साइन करा, तो उस केस में आपका नुकसान हो गया, वो सारा अमाउंट सामने वाले को चला गया आपके बैंक अकाउंट से। तो इस टाइप की जो फ्रॉडुलेंट हरकतें होती हैं वो आपके चीटिंग के सिनेरियो में कवर होती हैं। सेक्शन 420 चीटिंग ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और साथ के साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमें समझना जरूरी है व्हाइल वी आर स्टडीइंग चीटिंग। टर्म चीटिंग को नंबर 1 डिफाइन किया है सेक्शन 415 में, इसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया है चीटिंग का। इसके बाद एलिमेंट ऑफ चीटिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी ऑफेंस। एलिमेंट सारे सफिशिएंट होने चाहिए, जैसा कि हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था, इंग्रेडिएंट सारे फिटेड होने चाहिए। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट चीटिंग का मिस हुआ सिनेरियो में अप्लाई होने से, तो अर्जेंट उस केस में हम लोग यहां पर चीटिंग के लिए लायबल नहीं ठहराएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स फिट होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो भी इंसान डिसीव करता है, किसी पर्सन को धोखा देता है, फ्रॉडुलेंटली दे रहा है या डिसऑनेस्टली दे रहा है, किसी को इंड्यूस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है ताकि वो पर्सन आपको अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या वो पर्सन ऐसी चीज के लिए हां भर दे जिसके लिए वो वैसे नहीं भरता, पर आपने उसको बेवकूफ बनाया इसीलिए वो मान गया, तो उस इंसान ने कंसेंट करा आपको ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले। मतलब मान के चलते हैं आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, आपके दोस्त ने आपको बोला कि यार तू मेरे पास मेरे घर की चाबियां तू रख ले, मैं लंदन जा रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी तुझे बिकवानी है, तेरे पर जिम्मेदारी है। आप उसके घर में रह रहे हो, मस्त मजे कर रहे हो, अब आपको बेचने के लिए बोला है। आपने अपने दोस्त को झूठा इंफॉर्मेशन दिया कि यार इस टाइम पे ना इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत कम चल रहे हैं भाई, अगर तू बेचेगा भी ना तो तुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके दोस्त ने कहा चल काम कर भाई, ठीक है, फिर वो प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए तू अपने पास ही रख ले, तू ही रहता रहे उसमें। तो आपने अपने दोस्त को चीट करके वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया अपने पास, जो ऑलरेडी आपके पास थी, और झूठा कन्विंस करके आपने उस प्रॉपर्टी को रिटेन किया, तो ये भी चीटिंग में जाएगा। या फिर आपने किसी को जानबूझकर इंड्यूस किया है, उस पर्सन को जिसको आपने धोखा दिया, कि वो इंसान कुछ करे या कुछ ना करे, कुछ करना या कुछ ना करना, ऐसी चीज आपने उससे करवाई या जो उसको करनी चाहिए थी वो आपने उससे नहीं करवाई, जिसकी वजह से उस इंसान को धोखा मिला, और जिस वजह से उस एक्शन से या वो चीज ना करने से उस इंसान को डैमेज हुआ, चाहे वो डैमेज आपका यहां पर प्रॉपर्टी पर डैमेज हो, इवन फॉर दैट मैटर रेप्यूटेशन पे डैमेज हो, बॉडी पर डैमेज हो, माइंड पर डैमेज हो, किसी भी टाइप का डैमेज अगर उस पर्सन को हुआ है, सिर्फ प्रॉपर्टी तक यहां नहीं होता, इवन रेप्यूटेशन, बॉडी, माइंड भी इंक्लूड होता है। तो बॉडी, माइंड या रेप्यूटेशन या प्रॉपर्टी को अगर कुछ नुकसान हो तो यह मान लिया जाता है कि आपने चीटिंग किया है। एक्टिंग डिसऑनेस्टली, यहां पर सेक्शन 24 में जब आप डिसऑनेस्टली एक्ट करते हो, वो बहुत एसेंशियल क्राइटेरिया है चीटिंग का, जो कि चीटिंग का आपका मेंस रिया बनाता है। इसके बाद बात करते हैं when doing of any act or not doing of any act causes the wrongful gain of a property to the one person and wrongful loss of the property to another person, तो इसको भी डिसऑनेस्टी कहते हैं। आपने अगले को चीट किया, उस बेचारे को एक नुकसान हुआ जो रॉन्गफुल नुकसान था, जो जायज नहीं था, और आपको हो गया एक गेन, आपको हो गया एक फायदा, जो आपने सामने वाले को चीट करके यहां पर फायदा उठाया है। तो ये जो वर्ड प्रॉपर्टी है, यहां पर आपकी दोनों ही प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होती हैं, चाहे वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज यहां पर इंक्लूड होती हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। द थिंग शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय अ पर्सन फॉर द एक्सक्लूसिव यूज और एंजॉयमेंट एज द ओनर ऑफ दैट थिंग। फ्रॉडुलेंटली को भी सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है, जहां पे बोला गया है कि फ्रॉडुलेंटली ऐसी इंटेंशन होती है जहां पर आप सामने वाले को डिफ्रॉड करना चाहते हो, मतलब अल्टीमेटली ड्यूप करना चाहते हो, धोखाधड़ी करना चाहते हो उसके साथ, तो वो आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन में कवर होगी। मेंस रिया, जो कि हर क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था क्रिमिनल लॉ की, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी क्राइम को होने के लिए। नंबर 1 इज मेंस रिया एंड नंबर 2 इज एक्टर्स रिया, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट।
मेंस रिया एक लीगल फ्रेज है जो डिफाइन करता है मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन को, कि जब कमिट कर रहा था वो पर्सन क्राइम, तो उसका जो इंटेंशन था क्राइम को लेके वो जानबूझकर उसने ये क्राइम किया है। ये रेफर कर सकता है एक जनरल इंटेंट को टू ब्रेक द लॉ, जहां पर एक आप स्पेसिफिक प्री अरेंज प्लान बनाते हो कि आपको ऑफेंस कैसे करना है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में प्रूफ करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि ये जो कॉन्विक्ट है, जो एक अक्यूज पर्सन है, उसने जानबूझकर एक्टिवली और नोइंगली कंट्रीब्यूट किया है क्राइम में और सामने वाले को इस चक्कर में नुकसान हुआ है, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस में प्रूफ करना होगा। हाउ द चीटिंग विल बी प्रूव्ड, चीटिंग को किस तरह से आप प्रूव करेंगे? इट मस्ट बी शोन कि यार फेलियर होना चाहिए प्रॉमिस का जो कि वादा आपने किया था। तो मतलब यहां पर इंटेंशन जब आपकी होती है डिसीव करने की, धोखा देने की आपकी इंटेंशन होती है, उस इंटेंशन के साथ अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो और ऑब्वियसली लेटर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हो, दैट मींस दैट विल अमाउंट टू चीटिंग। यहां पर एक कैच निकल के आता है। क्वेश्चंस अक्सर आपको ऐसा एक एरिया देंगे जहां दिखेगा कि यार दोनों पार्टीज ने जेन्युइन इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर किया, और लेटर ऑन कुछ टाइम बाद जाकर दोनों में से एक पार्टी के मन में लड्डू फूटा और उसने सोचा कि यार मैं इसके पैसे लेके भाग जाता हूं जो मेरे को एडवांस दिया गया है। तो ये चीटिंग में नहीं जाएगा, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जाएगा, क्योंकि चीटिंग ये कहता है कि डे वन से आपका मेंस रिया फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट होना चाहिए। उस इंटेंशन के साथ जब आप झूठे वादे करोगे और उन वादों को फुलफिल नहीं करोगे, तब वो चीटिंग कहलाता है। जब इंटेंशन लेटर ऑन चेंज होती है पार्टीज की, ड्यूप करने का इंटेंशन लेटर ऑन आता है, शुरू में डे वन से नहीं होता, तो वो चीटिंग के सिनेरियो में कवर नहीं होगा। It must be shown that there was no effort on the part of the accused to perform the promise. The test of a prudent man must be applied to appreciate the evidence. Now, followed by question number 1, question 6 in fact. Question 6 ने कहा A ने B को हायर किया कि वो उसका घर रेनोवेट कर दे और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एडवांस में भी उसको दे दिया है। तो यहां पर B एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हायर किया गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और A ने एडवांस भी पे कर दिया है B को। ड्यू टू स्ट्राइक की वजह से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की स्ट्राइक की वजह से, जो बी था वो बेचारा अनेबल हो गया मटेरियल लेके आने में, और प्रॉमिस जो उसने किया था तो वो इस चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाया। ए को आया गुस्सा, ए ने चीटिंग का केस डाल दिया बी पर। तो क्या यहां चीटिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्लियरली दिख रहा है कि भाई बी ने जेन्युइन इंटेंशन की वजह से काम वो नहीं कर पाया। तो चीटिंग क्योंकि यहां नहीं है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये चीटिंग के लिए लायबल है, विल ही सक्सीड, विल ए सक्सीड? आंसर निकलना चाहिए नो से, क्योंकि वी आर डेड श्योर कि यहां यार चीटिंग तो नहीं हो रहा है। तो टाइम सेविंग टेक्निक्स आपको ये कहती हैं जो भी आंसर्स आपको येसेस में बोलेंगे वो एलिमिनेशन में जाएंगे। इसने कहा हाँ क्योंकि बी ने ही इंड्यूस किया था, इसलिए क्योंकि बी ने इंड्यूस किया था। बी ने गलत सेंस में इंड्यूस नहीं किया था, बी का जेन्युइन इंटेंशन था। मेंस रिया माइनस है, आंसर निकलेगा सी और डी में से। अब आपको देखना है बेटर लीगल रीजनिंग सी और डी में से किसकी है। सी ने कहा नहीं, क्योंकि बी का कोई इंटेंशन नहीं था चीट करने का। ही मेयरली कुडंट फुलफिल द प्रॉमिस, ही जस्ट मेयरली कुड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस। कंसिडरेबल नहीं, क्योंकि बी डिड नॉट टेक द एंटायर सम ऑफ कंसिडरेशन। इसने बोला चीटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पूरा पैसा वापस नहीं लिया था अभी तक, मतलब एडवांस पे नहीं करा था, पूरे पैसे अभी तक बी ने नहीं लिए थे, इसीलिए चीटिंग नहीं लगेगा। मतलब जब तक कोई आपके पूरे पैसे लूट के ना चला जाए तब तक चीटिंग नहीं लग सकता। ये आपकी वेग रीजनिंग है, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है। दैट वाज अ लीगल POV as we say in the Gen Z language given in C option. Z और Y are in a contract जहां पर former has promised, मतलब Z ने promise किया है to create a certain number of products for the latter. तो Z will create the products for Y. For Y, and Y is the buyer. And have taken the consideration sum against the same. तो इसके लिए इवन Y ने एडवांस भी पे कर दिया है Z को। Z के साथ क्या होता है? लेटर प्रिटेंड्स टू हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लेटर दोनों के बीच में जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब कुछ जेन्युइन हुआ। Z की जो इंटेंशन है वो लेटर ऑन चेंज हुई है, ये दिख रहा है क्वेश्चन में। लेटर ऑन Z ने प्रिटेंड किया कि यार उसने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है, Z ने ये शो करा मैंने तो प्रोडक्ट बना के भाई आपको भेज दिए हैं।
तो क्या इस केस में जेड ने चीटिंग किया है? जेड पर चीटिंग यहां पर भी अगेन नहीं लगेगा। आंसर्स आपके येसेस एलिमिनेशन में जाएंगे। नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और चीट नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी, सिर्फ उसकी ड्यूटी में फेल हुआ है। तो डी हैज अ क्रिमिनल लॉ रीजनिंग, जो कि आपकी बात कर रहा है कि मेंस रिया आपका माइनस था। क्योंकि मेंस रिया यहां माइनस था, क्योंकि इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी, सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया था। तो इस केस में डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया बीइंग एब्सेंट। अगला क्वेश्चन, ए ने सेल किया और कन्वे किया एक एस्टेट टू बी। तो ए वॉज द सेलर एंड बी वॉज द बायर. A, knowing that in the consequence of such sale, he has no right to the property, sells or mortgage the same to Z. मतलब A ने पहले प्रॉपर्टी B को बेच दी और मान के चलो कि B ने अमाउंट दे दिया और अभी A को प्रॉपर्टी डिलीवर करनी बची है। पैसे सारे ले चुका है वो, लेकिन इसी दौरान जबकि उसको पता है मैं प्रॉपर्टी बेच चुका हूं, सारे पैसे भी ले चुका हूं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल हो भी चुकी है, तो उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी तो भाई बी को बिलोंग करती है ना। तो ए तो उस प्रॉपर्टी को ना बेच सकता है ना उस पर उधार ले सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब उसकी है ही नहीं। इसके बावजूद ए ऐसा कर रहा है। ए ने क्या किया, जेड को वो प्रॉपर्टी रखवा दी मॉर्गेज पर और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन उठा लिया जेड से, विदाउट डिस्क्लोजर द फैक्ट ऑफ प्रीवियस सेल एंड कन्वेयंस टू बी। बी को बिना बताए और जेड को बिना बताए ए ने ये चालाकी दिखा दी है। एंड रिसीव्स द परचेज और मॉर्गेज मनी फ्रॉम जेड। जेड से पैसे भी ले लिए, जेड से लोन अमाउंट भी ले लिया, मॉर्गेज रखवा दी प्रॉपर्टी को जो अल्टीमेटली आपकी बी को बिलोंग करती थी। तो क्या इस केस में ये चीटिंग है? जी हां, ये चीटिंग है। द मोमेंट वो जेड के पास गया प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाने के लिए, इंटेंशन समझ में आ रही थी चीटिंग की। उसको पता था वो अपना प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग ही नहीं करती। तो इंस्टेंट केस में ये डेफिनेटली चीटिंग में जाएगा, मेकिंग योर नोज द इनकरेक्ट आंसर्स। सी ने कहा हां, क्योंकि ए ने मिस रिप्रेजेंट किया है अपने आप को पोजीशन में रख के टू इंड्यूस द प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही, कंसिडरेबल। हां, क्योंकि बी और जी दोनों को ही उसने फ्रॉड करा, गॉट डिफ्रॉडेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बोथ शुड स्यू हिम। ये ऑप्शन स्यू करने की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एरिया में बात कर रहा है, लेकिन चीटिंग कर रहा है तो भाई पनिशमेंट मिलेगी। स्यूएबल वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ में आते हैं। तो ये आपका बनाएगा सी को करेक्ट आंसर। ए ने कहा नहीं, क्योंकि ये ड्यूटी परचेजर की होती है कि वो ध्यान रखे प्रॉपर्टी का। नहीं, क्योंकि जेड को ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। ए और बी जो है वो लीगल रीजनिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, वो जनरलाइज रीजनिंग पे बात कर रहे हैं, और जनरलाइज रीजनिंग्स कभी भी आपकी सही आंसर्स में नहीं जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज हाई स्कूल स्टूडेंट प्रिटेंड्स टू बी ओल्डर देन हिज एज एंड एंटर इनटू अ क्लब टू अटेंड अ कॉन्सर्ट ऑफ द फेवरेट बैंड। तो यहां पर उसने प्रिटेंड किया, फेक करा अपनी एज को, ताकि क्लब में उसको एंट्री मिल जाए और वो जाके कॉन्सर्ट देखा है एक फेवरेट बैंड का, रॉकस्टार। लेटर उसकी आईडी को डिस्कवर किया गया और पता चला कि उसकी फेक आईडी थी और उसको इमीडिएटली बोला कि यार वो प्रॉपर्टी से इमीडिएटली निकल जाए। क्या इस केस पे राज पे चीटिंग लगेगा? हमने चीटिंग में पढ़ा था कि यार चीटिंग तब लगता है जब एक जने को रॉन्गफुल गेन होता है और दूसरे जने को रॉन्गफुल लॉस होता है। तो राज अगर क्लब में घुसा भी है शो देखने के लिए, इस बात पे ये समझ नहीं आ रहा कि मॉनेटरी लॉस क्लब को क्या हुआ है, जो कि नहीं हुआ है। तो क्योंकि यहां पर राज ने कोई रॉन्गफुल गेन नहीं लिया, रॉन्गफुल लॉस नहीं किया पार्टी को, तो इस केस में करेक्ट आंसर यस, एज ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ फॉर द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, प्लॉजिबल आंसर। Yes, as he dishonestly tried to make a wrongful gain, plausible answer. नहीं, क्योंकि he did not have any wrongful gain intended out of it. wrongful gain तो हुआ है उसको, wrongful gain इसलिए हुआ है क्योंकि वो क्लब में एंट्री कर गया। अच्छा, टिकट नहीं परचेज करी है उसने, आई थिंक रॉकस्टार लेटर आईडी डिस्कवर्ड। अच्छा, सिर्फ क्लब में एंट्री करी है, ओके, सिर्फ एंट्री करी है वो बताया है। यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस कुछ भी क्लब को हुआ है, फाइनेंशियल लॉसेस को लेके कोई भी डेटा नहीं है, तो हम प्रायर अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि अगर उसने क्लब में एंट्री करी है तो उसने टिकट खरीदी कि नहीं खरीदी, क्लब को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ या नहीं, वो यहां पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो हम नहीं सोच सकते कि क्लब को फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। तो क्योंकि क्लब को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है एज पर द डेटा, राज पर चीटिंग नहीं लग सकता। तो क्योंकि राज पर चीटिंग नहीं लग सकता, ए और बी आपका एलिमिनेशन में जाएंगे। सी ने कहा
इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ उसको, ठीक है। इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चीटिंग हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। डी इज द बेटर आंसर दैन सी, क्योंकि इसने कहा चीटिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इंड्यूसिंग समवन, गेटिंग द रॉन्गफुल गेन, हार्मिंग समवन। तो बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे इस कहानी पे नहीं फिट हो रहे हैं। तो डी हैज द बेटर रीजनिंग, सी सिर्फ रॉन्गफुल गेन को कवर कर रहा है और डी कह रहा है सारे एलिमेंट्स नहीं फिट हो रहे, इसमें कहीं ना कहीं आपके रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इंड्यूसमेंट, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सब कुछ कवर हो रहा है एलिमेंट्स में, मेकिंग डी द करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन, एक्स ने प्रिटेंड किया कि वो एक सिविल सर्वेंट है हाई पोस्ट का, और उसने क्या किया, एक डिस्काउंट ले लिया एक राशन शॉप पे। तो यहां पर मॉनेटरी गेन उसने लिया है, मतलब मान के चलो कि अगर वो ये नहीं शो करता कि मैं एक सिविल ऑफिसर हूं तो सपोजिटली उसको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता, मान के चलते हैं 10,000 रुपीज में, और उसने यहां पर झूठा अपने आप को दिखाया, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करा अगले को कि मैं सिविल सर्वेंट हूं, और मान के चलते हैं उसने यहां पर सिविल सर्वेंट बोल के डिस्काउंट ले लिया 5,000 का। तो 5,000 का इसने रॉन्गफुल गेन करा, और बेचारे स्टोर ओनर को 5,000 का नुकसान हो गया क्योंकि वो मान बैठा कि यार ये सिविल सर्वेंट है। तो दूसरे को हुआ रॉन्गफुल लॉस, इसको हुआ रॉन्गफुल गेन। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इज देयर, डिलीवर द प्रॉपर्टी, डिलीवर द कैश टू हिम। तो इस तरह से ये चीटिंग के केस में बिल्कुल जाना चाहिए। एक्स पे क्या हम चीटिंग लगा सकते हैं? नो विल बी एलिमिनेटर्स, क्योंकि इसने कहा नहीं, इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो करप्शन का केस है, करप्शन पैसेज में गिवन नहीं है। नहीं, क्योंकि एक्स ने जो डिस्काउंट लिया है सर्टेन गुड्स पे वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। डिस्काउंट प्रॉपर्टी क्यों नहीं माना जाएगा? कैश में उसने फायदा खींच लिया है, तो बिल्कुल है। सी ने कहा एक्स ने डिसीव किया है किसी को रॉन्गफुल गेन के लिए, बिल्कुल लीगल रीजनिंग है। नहीं, क्योंकि कोई भी सिविल सर्वेंट को डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। अगेन अ नॉन लीगल रीजनिंग, जनरलाइज रीजनिंग, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। जिसने कहा उसने डिसीव किया, नंबर 1 मेंस रिया, रॉन्गफुल गेन भी हुआ उसको डिस्काउंट के पर्सपेक्टिव में, तो सी यहां पर आपका बेस्ट सूटेबल आंसर में जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, थॉरोली पैसेजेस को एनालाइज करना है, और ऑप्शंस को आपने ये समझना है कि एज पर द क्वेश्चंस, एज पर द लीगल कॉन्सेप्ट कौन सा आंसर यहां फिट बैठ रहा है। द मोमेंट आपको येसेस और नोज में डिस्टिंग्विश करना आ जाए, आप बचे हुए 50% आंसर्स को क्विकली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन्हीं स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते रहना है, और आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।